वंदे मातरम में आप सबका स्वागत है। पहली जो खबर है वो चीन को लेके है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कोई 11 जगह पर फिर से एक बार दावा ठोंक दिया है। अब ये जिन 11 जगहों पर उसने दावा ठोंका है उनमें से 5 पर्वत शिखर हैं, 2 रिहायशी इलाके हैं यानी आबादी वाले इलाके हैं, 2 भूमि क्षेत्र हैं और 2 नदियाँ हैं। और एक तो ऐसा एरिया है जो अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है ईटानगर उसके बहुत नज़दीक है। अब हम ये समझ लेते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश से और म्यांमार की सीमा तक जो ऊपर पूरी लाइन जाती है उसी लाइन को मैकमोहन लाइन कहते हैं। हालांकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन मैकमोहन है, क्योंकि मैकमोहन शब्द हमारे हिंदी में लोग ज़्यादा बोलते हैं, जबकि उसका रियल में प्रोनाउंसिएशन है मैकमोहन। तो ये जो मैकमोहन लाइन है, इस पूरी लाइन को कभी भी चीन मानता नहीं है। वो इसलिए नहीं मानता कि जब इसका एग्रीमेंट हुआ था 1914 में, तब जो चीन के प्रस्तावित थे यानी चीन के जो लोग हैं, जो आज पीपल्स ऑफ रिपब्लिक चाइना है, वो हट गया था और उसकी जगह जो कंसाइन को साइन किया गया था वो उस सरकार के थ्रू किया गया था जो आजकल ताइवान पे काबिज़ है। तो इस वजह से भी वो उनको ये समझते हैं कि वो इस मतलब उनके दबाव में आके उन्होंने किया था। तो आज भी वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानते और ये जो 11 क्षेत्रों पे उन्होंने ये कर दिया है, अब समझ लेते हैं इसके रिperकशंस क्या हैं, किस तरीके से वो इन चीज़ों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो अभी भारत एससीओ का अध्यक्ष है और अगले ही महीने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर को भारत आना है एससीओ की समिट में। तो ये एक साइकोलॉजिकली दबाव करने के लिए वैसे चीन करता रहता है। इससे पहले भी उसने 2017 में ये काम किया था डोकलाम के समय, फिर दिसंबर 2021 के समय भी उसने यही काम किया। तो वो अलग अलग तरीके से करता है, लेकिन फिर भी उसने एक नई हिमाकत की है, इसलिए ये चर्चा का विषय था। अगली खबर केरल से है। केरल में एर्नाकुलम पार्क है, नीलगिरी की पर्वतों में है और ये बड़ा फेमस पार्क है। तो ये जो एर्नाकुलर पार्क है, यहाँ पर पहली बार फन रियम पार्क बनाया गया है। अब ये फन पार्क क्या होते हैं, तो ऐसे वस्कुलर प्लांट्स को जिनमें संवहन ज़्यादा होते हैं यानी संवहनी पौधे होते हैं, यानी भोजन पानी और खनिज के इनके अंदर एक विशेष टिश्यू पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं फर्नियम पार्क। तो अब ये जो इनके अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम क्या होता है, जाइलम बेसिकली जल ले जाने का काम करता है और जो फ्लोएम होता है वो मतलब भोजन ले जाने का काम करता है। इसमें ये भी ऑप्शन रहता है कि जो जाइलम होता है वो हमेशा ऊपर डायरेक्शन में काम करते हैं यानी अपर डायरेक्शन में काम करता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो अपर और लोअर दोनों डायरेक्शन में काम करता है। अभी जो यहाँ फन पे जो किस्में हैं वो 52 टाइप की किस्मों को बनाया गया है, जबकि टोटल इसमें 104 टाइप की किस्में को उगाने की वहाँ पे बात चली है। अगली खबर और भी इंटरेस्टेड है और ये है नाटो ने, क्योंकि आज फिनलैंड नाटो का सदस्य बन चुका है, यानी आज उसकी जो सेरेमनी थी नाटो में उसको जाने की, आज उनको झंडा पकड़ा के उनसे कह दिया कि भाई आज से आप भी नाटो का हिस्सा हो। हुआ क्या था कि फिनलैंड पहले ही शामिल हो जाता, लेकिन तुर्की ने उसके लिए रोक लगा रखी थी। जब तुर्की ने वो रोक हटा ली तो वो शामिल हो गया और आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया। तो आज फिनलैंड जब ये समारोह हो रहा था उस दौरान भारत को ऑफ़र दिया गया कि अगर भारत चाहे तो नाटो के दरवाजे उसके लिए खोले। तो हम समझ लेते हैं कि क्या भारत को नाटो में जाना चाहिए। तो दरअसल भारत को नाटो में जाने की 2 वजह हैं। अगर भारत जाता है तो उसको फ़ायदा किसकी वजह से होगा, चीन की वजह से। मतलब ये कि अगर भारत नाटो में जाता है तो कभी ऐसी व्यवस्था आई तो सारे देश मिलके चीन पे आक्रमण करें, ऐसा उसको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन नुकसान भी उतना ही है, क्योंकि भारत के वहाँ जाने से अगर उसका सबसे ज़्यादा कोई नुकसान है तो वो रूस से है, क्योंकि फिर रूस उससे अलग हो जाएगा। और जैसे ही अगर भारत नाटो का कभी सदस्य बनता भी है तो रूस और चीन में बहुत गहरी दोस्ती हो जाएगी और ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो ये भारत के लिए दुविधा का विषय है। चौथी खबर है, एक और इंटरेस्टिंग है। यूएनएससी का जो अध्यक्ष होता है, जो हर महीने बदलता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसका अध्यक्ष अब रूस बन गया है। अभी और भी बड़ी अजीब बात है कि जो बिल्ली है उसको ही दूध की रखवाली दे दी गई है। अब इसमें जो यूक्रेन के जो मिनिस्टर हैं दिमित्री कुलेवा, उन्होंने तो ये कह दिया है कि अप्रैल माह में मूर्ख बनाने का इससे बढ़िया जोक हो ही नहीं सकता कि मतलब रूस के खिलाफ 141 देशों ने प्रतिरोध पास किया यानी उनके खिलाफ वोट कर रखा है, वही अब यूएनएससी में 1 महीने का अध्यक्ष बनेगा। उन्होंने हालांकि रिक्वेस्ट भी की सभी देशों से कि जो भी देश इसका परमानेंट मेंबर हैं
या फिर जो अस्थायी तौर पर मेंबर हैं वो सभी रूस को बाइकआउट करें। और आज उन्होंने एक नई दलील भी दी कि जब रूस परमानेंट सदस्य बना था तो रूस नहीं था, वो सोवियत यूनियन था, और सोवियत यूनियन 1991 में 15 देशों में कट गया। अब अगर 15 देशों में कट गया तो फिर जो उसमें उसको मिला, प्रस्ताव का जो मिला वो रूस को ही क्यों मिला? सभी देशों को मिलना चाहिए था, यानी उसकी जगह पर सभी देश आते, यूक्रेन आता, बेलारूस आता, या दूसरे जितने देश टूटे हैं सभी को ये मौका मिलना चाहिए। तो ये रूस ने एक अलग बात उठाई है। अब एक और ख़बर ये है कि जो रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव और व्लादिमीर पुतिन जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं, इन दोनों के खिलाफ 26 फरवरी 2022 को, यानी युद्ध के ठीक 2 दिन बाद, क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू हुआ था 24 फरवरी 2022 को, तो जैसे ही युद्ध शुरू हुआ था उसके तुरंत बाद यानी 26 फरवरी को ही इन पे अमेरिका जाने पर रोक लगा दी थी। अब सवाल ये है कि अगर यूएनएससी का अध्यक्ष उनको बनाया गया है तो क्या ये वहाँ लोग जाएंगे, और अगर जाएंगे तो क्या अमेरिका इनको गिरफ्तार नहीं करेगा? मतलब अमेरिका। और दूसरा एक सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग वजह वो है कि यहाँ जाने के लिए भी अमेरिका वीज़ा देता है, यानी है ये यूएनएससी, है ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, काम इसका क्या है कि दुनिया भर के देशों में शांति रहे, दुनिया भर के देश आपस में झगड़ा ना करें, क्योंकि लगातार 2 युद्ध हो गए थे 1914 में और फिर 1939 में कुछ कर नहीं पाए, तो इस संस्था को बनाया गया। लेकिन ये संस्था क्या अमेरिका के कब्ज़े में है? अमेरिका में कब्जे इस प्रकार की, अगर किसी देश को यहाँ शामिल होने भी जाना पड़ता है तो उसको वीज़ा चाहिए। कायदे की बात तो ये है कि अगर सर्गेई लावरोव जो कि रूस के विदेश मंत्री हैं, व्लादिमीर पुतिन, अगर वो जाते हैं तो वो अपना पक्ष रखने जाते हैं, तो किसी देश में एंट्री करने का मतलब उसका वीज़ा की क्या ज़रूरत है? वो तो अपना ऑर्गेनाइजेशन में अपना पक्ष रखने जाते हैं। अगर आप ये दर्शाते हो कि हम दुनिया में सबको इक्वल ट्रीट करते हैं तो उन्हें बोलने का मौका दो, ये भी एक वजह है। हालांकि ये जो यूनाइटेड नेशन है ऑर्गेनाइजेशन है 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी, और इसकी एक पूर्ववर्ती संस्था थी लीग ऑफ नेशंस 1919 में बनी थी, जो कि दूसरा विश्व युद्ध रोक नहीं पाई। तो फिर उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो बनाया गया, लेकिन फिर भी ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या यूएन में सर्गेई लावरोव को बोलने दिया जाएगा जो कि रूस के विदेश मंत्री हैं या नहीं हैं? यही सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।